बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने कार्बन और वो उसके मेटल और नॉन मेटल 3 चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। एसिड बेस साल्ट, अम्ल क्षार लवण, उसके बाद दूसरा चैप्टर था रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं, और तीसरा चैप्टर मेटल नॉन मेटल, अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस साल्ट, रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल। ये 3 चैप्टर समाप्त किए। कई टर्न पे इनके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए हम लोगों ने। और इसके बाद चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो ये कार्बन और उसके यौगिक मतलब कि जो कार्बन या कार्बन के संयोग से जो दूसरे यौगिक बने होते हैं तो उन्हें कार्बन के यौगिक कहते हैं। जैसे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन जैसे जो आप कपड़ा पहनते हैं उन सब में कार्बन है। जो आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं सब में कार्बन है। प्लास्टिक की कुर्सियां हैं उसमें क्या है, कार्बन है। लकड़ी का फर्नीचर है, लकड़ी में क्या है, कार्बन है। हमारा शरीर किससे बना है, कार्बन से बना है। पेड़ पौधों का शरीर किससे बना है, कार्बन से बना है। तो कार्बन से बहुत सी चीजें बनी है। तो जब आप बैग, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल जो भी इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई लिखाई में सब कार्बन है। प्लास्टिक, लकड़ी, हमारा शरीर, पौधे का शरीर, हमारा भोजन सब प्लास्टिक, वो सब कार्बन है। सब में कार्बन होता है। तो जितने भी कार्बन के संयोग से यौगिक बनते हैं वो सब कार्बनिक यौगिक है। कार्बन का संयोग होता है सब में। लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन का भी मिलना जरूरी होता है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, कार्बन तो है लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कार्बनिक नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो कार्बन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन जरूर हो और उसके साथ दूसरे यौगिक भी हो तो कार्बनिक रहता है सामान्यतः। इसके अलावा तो कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं वो सब कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनके से मिलने से जो एक रासायनिक विज्ञान का एक शाखा बनी है साइंस की, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। एक साइंटिस्ट हुए बर्जीलियस। बर्जीलियस ने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों के शरीर में हो सकता है, जंतु और पौधों के अंगों में हो सकता है। अंगों को कहते हैं इंग्लिश में ऑर्गन। तो ऑर्गन में बनने के कारण, शरीर के अंगों में बनने के कारण इसे कर दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन बाद में उन्हीं के शिष्य थे अल्फ्रेड नोबल। उन्होंने लैब में नाइट्रोजन के गुणों का अध्ययन करते हुए यूरिया का निर्माण कर लिया। बर्जीलियस ने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण लैब में नहीं हो सकता है और इसके लिए उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी, जैव शक्ति का सिद्धांत। तो जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है, उसने बताया क्या कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण लैब में नहीं हो सकता, केवल शरीर के अंगों में ही हो सकता है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने दी। लेकिन अल्फ्रेड नोबल जो बर्जीलियस के शिष्य थे, उन्होंने लैब में नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए क्या बना लिया, यूरिया बना लिया। और यूरिया बनाने से जो वाइटल फोर्स थ्योरी वो गलत हो गई, क्योंकि उसमें कहा गया कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में बना ही नहीं सकते, उन्होंने बना दिया। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक लैब में तैयार किए गए। उस यूरिया के पश्चात बहुत से कार्बनिक यौगिकों को लैब में तैयार किया गया। तो कार्बन मुख्य पदार्थ है हमारे चारों ओर। कार्बनिक यौगिकों का हम बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा कार्बन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब 8 हो पाएंगे, तब ये न्यूट्रल होगा। तो ये इसकी कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉनों को लेकर या देकर अष्टक या ऑक्टेट कंप्लीट करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4, इसकी वैलेंसी 4 होगी। तो इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 साझे चाहिए, तो ये किसी दूसरे एलिमेंट से साझा करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन किसी भी एलिमेंट से साझा करता है, पार्टनरशिप करता है इलेक्ट्रॉनों की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझा करना, पार्टनरशिप करना, इसको कहते हैं कोवैलेंसी, सहसंयोजकता, कोवैलेंसी। और ऐसी सहसंयोजकता जैसे कार्बन करता है दूसरे एलिमेंट में भी सहसंयोजकता होती है, साझा होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे साझा होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है H2, तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों की बारीक कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1-1 का साझा हो जाएगा। और तो इनकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, किसी भी एलिमेंट के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस जब 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा हो गया तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनका अष्टक पूरा हो गया। एक ही कक्षा होती तो एक कक्षा पूरी हो गई। इसी प्रकार से क्लोरीन में देखिए, 2 क्लोरीन है, Cl2 लिखते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन की बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 7, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, तो बारीक कक्षा में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे क्लोरीन जो होगा उसकी बारीक कक्षा में भी कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 1-1 का अष्टक पूरा करने के लिए 7 है तो 1 चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार Cl2 में ये साझा करता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है, साझा करता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन की बारीक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितने होता है 8, तो इसकी बारीक कक्षा में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, तो इसकी बारीक कक्षा कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन की बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और O2 लिखते हैं तो दूसरे ऑक्सीजन की भी बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दोनों चाहिए 2-2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा। तो इस प्रकार से इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 और 2 साझे से मिल गए, और इसके भी 8 हो जाएंगे, तो दोनों ऑक्सीजन के 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये साझा हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें देखें नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इसकी बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला 2 और 5, तो इसमें क्या हो जाएगा बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और दूसरा नाइट्रोजन भी 1 2 3 4 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या करना चाहिए, साझे के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3-3 चाहिए, 5-3 8, तो ये नाइट्रोजन दोनों क्या करेंगे 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। तो ये यहाँ पर इस नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 और 3 साझे से मिल गए, और इसी प्रकार से इस नाइट्रोजन के भी कितने हो जाएंगे 8, 5 है 3 साझे से मिल गए। और इसी प्रकार से अमोनिया देखें, NH3 क्या होता है अमोनिया, तो नाइट्रोजन की बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5,
5 बना दिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 3। तो तीनों हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1-1। तो 1-1 का ये साझा कर लेगा। नाइट्रोजन को 5 है, 3 हाइड्रोजन साझा कर लिए तो 8 हो गए। तो ये सहसंयोजकता या कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है अमोनिया। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड देखें। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है ना, ये बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, अब इस प्रकार कार्बन को कितने चाहिए? 4, और दोनों ऑक्सीजन को 6-6 है, 2-2 चाहिए अष्टक। तो दोनों ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से साझा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कार्बन के कितने? 4 थे, और 2 इस ऑक्सीजन से और 2 इस ऑक्सीजन से मिल गए, तो ये 8 हो गए। और इसी प्रकार इस कार्बन ऑक्सीजन के ये 8 हो गए। ठीक है, 6 थे, 2 साझे से मिल गया, और इसी प्रकार से इसके भी 8 हो गए। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे कि सहसंयोजकता कई तत्वों में होती है। और इसी प्रकार से आगे मेथेन में देख लें, CH4 में। तो इसमें कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 4 होते हैं, और 4 ही हाइड्रोजन है। तो चारों हाइड्रोजन को 4 स्थानों पर अलग अलग लिख देते हैं। और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो ये कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के से अलग अलग सहसंयोजक बंध बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये मेथेन बन जाएगा। तो ये इन यौगिकों में मैंने बताया कि सहसंयोजक बंध, कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, साझा करता है। और कार्बन भी इसी प्रकार साझा करता है सब। जैसे ये सारे तत्व साझा कर रहे हैं, वैसे ही कार्बन भी अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे तत्वों से पार्टनरशिप करता है, साझा करता है, अर्थात सहसंयोजक बंध बनाता है, कोवैलेंसी बनाता है। तो ये आपको मैंने समझाया कि प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए साझा करता है, दूसरे तत्व साझा करते हैं, उसी प्रकार से कार्बन भी करता है, कोवैलेंसी बनाते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है ना। तो आज मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इसके कुछ उदाहरण बताए कि कार्बन किसमें होता है, हमारे चारों तरफ होता है, और कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 चाहिए होती, तो कोवैलेंसी या कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और दूसरे तत्व जैसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए सहसंयोजक बंध बनाते हैं, वैसे ही कार्बन भी बनाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये कार्बनिक यौगिकों में, सहसंयोजक यौगिकों में कार्बन मुख्य है। अब इसी के पश्चात ये सहसंयोजक बंध पढ़ लिया, कार्बन के बारे में परिचय पढ़ लिया। अब इसके नेक्स्ट टर्न पर कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अगला टॉपिक नेक्स्ट टर्न पर स्टडी करेंगे।